हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 1 के अंदर हैं, जो भी स्टूडेंट जिन्होंने भी बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम का कोर्स ले रखा है, आप चाहे रेगुलर के स्टूडेंट हैं या एस के स्टूडेंट हैं, आप सभी के पास एक सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ का। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको यहाँ चैनल पर जो आपका ये सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ का, इसका एग्जाम से रिलेवेंट जो भी कंटेंट है, जो आपके सिलेबस में दिया गया है, आपके एग्जाम के अंदर टॉपिक आ सकते हैं, वो सारे टॉपिक से रिलेटेड वो सारी यूनिट आपको यही चैनल पर कवर करवाने वाला हूँ। पांचों यूनिट आपकी कवर करी जाएंगी, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक की। जो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, आपके सिलेबस में दिए गए हैं, सारी चीजें कवर होने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिन नोट्स से मैं आपको ये कवर करवा रहा हूँ, ये नोट्स आपके पेड नोट्स हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर डीएम करें, आपको 159 रुपीज में पांचों यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी फ्री नोट्स होंगे जो कि पहले से वहाँ अपलोड हो रखे हैं, आप चाहें तो वो फ्री नोट एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट वाले सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी यूनिट नंबर 4 है, उसकी वीडियो का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हमें सेल बाय नॉन ओनर और इससे आगे का कंटेंट देखना है। इससे पहले का कंटेंट सारे चैनल पर अपलोड हो रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वहां देख सकते हैं। तो a sale by non-owner, someone who does not have legal ownership or title of good, is generally voidable at the option of the true owner। क्या बोला है, एक ऐसी सेल जो कि नॉन ओनर के द्वारा हो, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके पास गुड्स का लीगल ओनरशिप नहीं है या टाइटल नहीं है, वो पर्सन जब गुड्स को सेल करता है तो फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल का, वो वॉइडेबल हो जाता है। किसके ऑप्शन पर? जो ट्रू ओनर है उसके ऑप्शन पर। अगर ट्रू ओनर चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। दिस मीन्स दैट द ट्रू ओनर कैन चूज टू आइदर अफर्म द सेल और रिजेक्ट इट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रू ओनर के पास राइट होता है कि वो या तो सेल को एक तरीके से एक्सेप्ट अफर्म कर सकता है या फिर उसे रिजेक्ट कर सकता है। द सेल बाय नॉन ओनर इज टिपिकली कंसीडर्ड वॉइडेबल रेदर देन वॉइड। जो सेल बाय नॉन ओनर है उसे हम वॉइडेबल कंसीडर करते हैं, उसे हम वॉइड नहीं कंसीडर करते हैं। This means that while the true owner has the right to void the sale, the buyer may still have right against the seller for breach of contract or other remedies। क्या बोला है, इसका मतलब क्या हुआ है, जैसे कि ट्रू ओनर के पास राइट होता है कि वो वॉइड कर सकता है उस सेल को, वैसे ही बायर के पास भी लीगल राइट रहता है कि वो सेलर को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या अदर रेमेडीज के लिए स्यू कर सकता है और उसके अगेंस्ट लीगल राइट होता है उसके पास। अब है ट्रांजैक्शन ऑकरेंस। तो अ पर्सन हु इज नॉट द लीगल ओनर ऑफ द सर्टेन गुड्स एंटर इनटू ट्रांजैक्शन विद बायर रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स एज द ओनर ऑफ द गुड्स। ये कैसे होता है, एक ऐसा पर्सन जिसके पास गुड्स का लीगल ओनरशिप का राइट नहीं है, वो फिर भी बायर के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर करता है एज अ, ऐसा दिखा के कि वो गुड्स का रियल ओनर है। ट्रांसफर ऑफ पोजीशन में क्या होता है, द सेलर में ट्रांसफर पोजीशन ऑफ गुड्स टू बायर अलोंग विद एनी डॉक्यूमेंटेशन दैट सजेस्ट ओनरशिप। इसके अंदर जो सेलर होता है वो गुड्स की पोजीशन को बायर के पास ट्रांसफर कर देता है कुछ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा के। डिलीवरी ऑफ नॉन ओनरशिप, तो एट सम पॉइंट आफ्टर द सेल द ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स बिकम अवेयर ऑफ द ट्रांजैक्शन। दिस कुड हैपन ड्यू टू वेरियस रीजंस सच एज रिपोर्टिंग ऑफ स्टोलन गुड, आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग एन ऑडिट और नोटिफिकेशन फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। अब क्या होता है, सेल होने के अगर कुछ टाइम के बाद ट्रू ओनर को पता लग जाता है ट्रांजैक्शन का, और ये ट्रांजैक्शन का पता किस तरीके से लगता है, या तो रिपोर्टिंग, जब स्टोलन गुड्स की रिपोर्टिंग होती है उसके अकॉर्डिंग, ऑडिट के आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, या फिर कोई थर्ड पार्टी उसे बता देती है। तो फिर लीगल स्टेटस क्या रहता है, द सेल बाय नॉन ओनर इज टिपिकली कंसीडर्ड एट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द ट्रू ओनर। तो जो सेल बाय नॉन ओनर होती है वो वॉइडेबल हो जाती है ट्रू ओनर के ऑप्शन पर। दिस मीन्स ट्रू ओनर में लीगल राइट टू आइदर अफर्म और सेल और रिजेक्ट इट। तो उसके पास राइट आ जाता है कि वो सेल को या तो एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। द बायर हु परचेज द गुड फ्रॉम द नॉन ओनर इन गुड फेथ एंड विदाउट नॉलेज ऑफ नॉन ओनरशिप मे हैव सर्टेन राइट डिपेंडिंग ऑन ज्यूरिडिक्शन एंड सर्कमस्टांसेस। तो ऐसा बायर जिसके पास गुड्स परचेज करने, जो गुड्स को परचेज करता है उसके पास भी राइट रहता है कि वो जो नॉन ओनर था उसके अगेंस्ट एक तरीके से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए केस वगैरह कर सकता है, और उससे आपकी रेमेडीज उसे मिलेंगी अगर वो केस कर देता है, ठीक है।
अब कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या होते हैं सेल बाय नॉन ओनर, मतलब अगर एक नॉन ओनर पर्सन गुड्स को सेल करता है तो उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो पहला, राइट ऑफ द ट्रू ओनर ऑफ द गुड हैज द राइट टू रिक्लेम पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम बायर। जो ट्रू ओनर है गुड्स का वो चाहे तो बायर से अपने गुड्स वापस ले सकता है। दिस राइट एग्जिस्ट रिगार्डलेस ऑफ वेदर द बायर पेड फॉर द गुड और नॉट। बायर ने चाहे उसके लिए पेमेंट कर दी हो या ना करी हो, ट्रू ओनर के पास राइट होता है कि वो अपने गुड्स को वापस ले सकता है। The true owner can assert their legal title to the good and demand their return from the buyer even if the buyer is unaware of the seller's lack of ownership। अगर बायर को नॉन ओनर की ओनरशिप के बारे में नहीं पता था तब उसने गुड्स खरीदे हैं तो भी जो रियल ओनर है उसके पास राइट रहता है कि वो फिर भी अपने गुड्स को वापस ले सकता है अपनी ओनरशिप का टाइटल दिखाकर। बायर के पास क्या राइट रहता है, तो इफ द बायर परचेज द गुड इन गुड फेथ एंड विदाउट द नॉलेज ऑफ सेलर लैक ऑफ ओनरशिप, सम जुरिडिक्शन में प्रोवाइड लिमिटेड प्रोटेक्शन टू बायर। क्या बोला है, अगर जो बायर है उसने गुड, जो नॉन ओनर है उसे गुड फेथ में और उसे पता नहीं था कि ये नॉन ओनर है तब गुड्स खरीद लिए हैं, तो कुछ जुरिडिक्शंस बायर को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं इस केस में। In some cases, the buyer may be able to recover the purchase price from the seller if seller fraudulently misrepresented themselves as the owner। तो बायर के पास क्या राइट आ जाता है कि वो नॉन ओनर से अपनी मनी रिक्लेम कर सकता है, मतलब अपने पैसे वापस ले सकता है। नेक्स्ट है लीगल रिसोर्सेज। द ट्रू ओनर मे टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द सेलर ऑफ द डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम रॉन्गफुल सेल ऑफ देयर गुड। जो ट्रू ओनर है उसके पास एक लीगल राइट उसके जो नॉन ओनर है उसके अगेंस्ट भी रहता है कि वो जो भी डैमेज हुआ होगा उसे रियल ओनर को नॉन ओनर की सेल की वजह से उससे वो डैमेज क्लेम कर सकता है। द बायर में हैव लीगल क्लेम अगेंस्ट द सेलर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और फ्रॉड डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस ऑफ द सेल। ऐसे ही बायर के पास भी नॉन ओनर के अगेंस्ट राइट होता है कि वो लीगल क्लेम ले सकता है नॉन ओनर से जो भी उसकी सेल परचेज की वजह से उसे लॉस हुआ होगा। ठीक है, ये था आपका कंसेप्ट नॉन ओनर का। अब नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रेफर्स टू द फुलफिलमेंट और कंप्लीशन ऑफ ऑल ऑब्लिगेशन टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बाय बोथ द बायर एंड द सेलर। क्या बोला है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, जब बायर और सेलर अपनी अपनी जो उनके ऑब्लिगेशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है, उन्हें फुलफिल कर दें तो वो चीज कहलाती है आपकी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। It signifies that each party has carried out their respective duties as outlined in the contract। ये क्या बताता है कि दोनों पार्टी जिनकी जो रिस्पेक्टिव ड्यूटीज थी उन्होंने वो ड्यूटीज फुलफिल करी हैं, लीडिंग टू सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर। जिसमें क्या होता है कि जो दोनों पार्टीज हैं उनकी जो भी ओनरशिप और पोजीशन ट्रांसफर होनी थी प्रॉपर्टी में वो एक्चुअली में ट्रांसफर हो गई है। अब इसके अंदर सेलर की क्या क्या ऑब्लिगेशन रहती हैं, सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। द सेलर मस्ट ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ गुड्स टू द बायर अकॉर्डिंग टू एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन। सेलर को जो बायर है उसके पास गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर देनी चाहिए टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। डिलीवरी ऑफ पोजीशन, द सेलर नीड टू हैंड ओवर पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी टू बायर ऑन स्पेसिफाइड डेट अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन। जैसा डिसाइड हुआ हो उसके अकॉर्डिंग गुड्स की पोजीशन भी सेलर के पास से बायर के पास चली जानी चाहिए। फिर टाइटल डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल सच एज डीड एंड क्लियरेंस टू इनेबल द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। और सेलर को जो भी गुड्स के टाइटल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, ओनरशिप से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, वो सारे बायर के पास ट्रांसफर कर देने हैं। नेक्स्ट है बायर्स ऑब्लिगेशन। तो पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस, द बायर मस्ट पे द एग्रीड परचेज प्राइस टू सेलर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम एंड अकॉर्डिंग टू एग्रीड मेथड ऑफ पेमेंट। जो भी पेमेंट का मेथड डिसाइड हुआ हो और जो भी टाइम डिसाइड हुआ हो उस टाइम के अंदर अंदर बायर को सेलर को पे कर देना है जो भी पेमेंट डिसाइड हुई हो उनके बीच में। फिर टेकिंग पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन एग्रीड डेट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। बायर को अपनी प्रॉपर्टी की पोजीशन ले लेनी है जिस भी डेट को, जो भी डेट उनके बीच में डिसाइड हुई हो। कंप्लायंस विद कंडीशन, फुलफिलिंग एनी कंडीशन प्रेसिडेंट मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट सच एज ऑब्टेनिंग फाइनेंसिंग और कंडक्टिंग इंस्पेक्शन। जो भी कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन हो वो सारी कंडीशन फुलफिल करनी है बायर को पोजीशन लेने से पहले। अब दोनों की म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस क्या क्या आ जाती हैं, तो कंप्लीशन ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, बोथ पार्टी मस्ट कंप्लाई विद द एनी लीगल रिक्वायरमेंट नेसेसरी फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सच एज रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड और पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्सेस। दोनों पार्टीज को जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है वो दोनों फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सारी चीजें।
फिर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, तो रिजॉल्विंग एनी डिस्प्यूट और इशू दैट मे अराइज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के प्रोसेस के ड्यूरिंग कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है, ठीक है। फिर है परफॉर्मेंस कंडीशन, तो टाइम एंड प्लेस परफॉर्मेंस यूजुअली ऑकर एट स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस एग्रीड अपॉन इन द कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस कहाँ होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की, जो भी प्लेस और टाइम डिसाइड हुआ उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। परफॉर्मेंस सर्टेनिटी, बोथ पार्टी मस्ट परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन एंड सर्टेनिटी विदाउट एनी अनड्यू डिले, दोनों पार्टीज को अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट करनी है बिना किसी डिले के, ठीक है। नेक्स्ट है अनपेड सेलर का क्या मीनिंग होता है, तो एन अनपेड सेलर रेफर्स टू अ सेलर हु हैज नॉट येट रिसीव्ड द फुल पेमेंट ऑफ द गुड्स सोल्ड टू बायर। एक ऐसा पर्सन जिसने अपने गुड्स तो बायर को सेल कर दिए हैं लेकिन अभी बायर ने उसे पूरी पेमेंट नहीं करी है, वो कहलाती है अनपेड सेलर। इन सच अ सिचुएशन द अनपेड सेलर रिटेन सर्टेन राइट अगेंस्ट द गुड अंटिल द पेमेंट इज मेड। तो ऐसे टाइम पर जो अनपेड सेलर है उसके पास गुड्स के अगेंस्ट कुछ राइट आ जाते हैं जब तक उसको फुल पेमेंट नहीं हो जाती है। तो राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड क्या क्या राइट आ जाते हैं, सबसे पहला राइट होता है आपका राइट ऑफ लीन। तो एन अनपेड सेलर हैज द राइट टू रिटेन पोजीशन ऑफ द गुड अंटिल पेमेंट इज मेड इन फुल। जो सेलर है उसके पास राइट होता है कि जब तक उसे फुल पेमेंट ना हो जाए वो चाहे तो गुड्स को अपने पास रख सकता है, सेलर को डिलीवर बायर को डिलीवर नहीं करेगा। द राइट इज अवेलेबल इवन इफ द सेलर हैज ऑलरेडी डिलीवर्ड द गुड टू बायर, और अगर सेलर ने गुड्स को बायर को डिलीवर कर भी दिया है तो भी वो चाहे तो उनसे पोजीशन वापस ले सकता है अगर वो पेमेंट नहीं करता है। लीन एंड ऑफ द सेलर टू विदहोल्ड डिलीवरी अंटिल द बायर पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। बायर के सेलर के पास राइट होता है कि वो डिलीवरी को भी विदहोल्ड कर सकता है जब तक उसे पूरी पेमेंट ना मिल जाए, ठीक है। सेकंड राइट होता है राइट टू ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो इफ द सेलर लर्न दैट द बायर इज इंसॉल्वेंट द सेलर कैन स्टॉप द गुड्स व्हाइल दे आर इन ट्रांजिट द बायर। अगर सेलर ने गुड्स क्या कर दिए बायर के पास भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में भेज दिए और तभी सेलर को पता लग जाता है कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, वो उसकी पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो सेलर चाहे तो उन गुड्स को ट्रांजिट में ही रुकवा सकता है, बायर तक नहीं पहुंचने देगा। द राइट अलाउ द सेलर टू रिगेन द पोजीशन ऑफ गुड एंड प्रिवेंट देयर डिलीवरी अंटिल पेमेंट इज सिक्योर्ड। तो ये राइट अलाउ करता है सेलर को कि वो पोजीशन को वापस ले सके और अपनी पेमेंट को सिक्योर कर सके, जब तक उसे पेमेंट ना हो जाए तब तक वो डिलीवरी ना करवाए। नेक्स्ट आता है राइट ऑफ रिसेल। तो इफ द सेलर हैज एक्सरसाइज्ड द राइट ऑफ लीन एंड द बायर स्टिल फेल्स टू पे विद इन रीजनेबल टाइम द अनपेड सेलर में रिसेल द गुड्स। क्या बोला है, अगर जो सेलर है वो राइट ऑफ लीन को एक्सरसाइज करता है और राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज करने के बाद भी बायर पेमेंट नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है, तो सेलर के पास राइट होता है वो चाहे तो उन गुड्स को किसी और को सेल कर सकता है। द सेलर कैन रिकवर एनी शॉर्टफॉल फ्रॉम द ओरिजिनल सेल फ्रॉम द डिफॉल्टिंग बायर। और जो ओरिजिनल सेल में कोई भी शॉर्टफॉल अगर होगा तो उसको वो जो डिफॉल्टिंग बायर है उससे क्लेम कर सकता है उसका डैमेज, ठीक है। फिर a right to sue for price. The unpaid seller can sue the buyer for the price of the good if the payment is due and the buyer fails to pay. क्या बोला है, अगर सेलर ने गुड डिलीवर कर दिए बायर के पास, बायर ने उनके पास वो पहुंच गए, उसने उनका यूज कर लिया लेकिन वो पेमेंट नहीं कर पाया, तो वो सेलर चाहे तो उसको उसके लिए स्यू कर सकता है। द राइट कैन एक्सरसाइज वेदर द और नॉट द सेलर हैज पोजीशन ऑफ द गुड। सेलर के पास गुड्स की पोजीशन है या नहीं है, वो उस राइट को एक्सरसाइज कर सकता है, उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी ये यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो जाती है। सारा कंटेंट जो जो आपके सिलेबस में था सारा मैंने आपको कवर करवा दिया। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।